किसान, जमींदार और राज्य किसी भी समाज का और विशेषकर भारतीय समाज का अहम हिस्सा किसान और ज़मींदार, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी, यानी वह काल जब मुग़ल भारत में थे, शासन कर रहे थे और पूरी मजबूती से डटे हुए थे। तो मुग़ल काल में कृषि व्यवस्था, कृषक समाज और उनके राज्य से संबंध, यह हमारे इस अध्याय का मूल विषय है। वर्तमान कृषि व्यवस्था, इसकी शुरुआत भी लगभग इसी काल से देखी जा सकती है, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। जब मुग़ल भारत आए तो उसे हम एक बहुत निर्णायक सदी के रूप में देख सकते हैं। निर्णायक इसलिए क्योंकि उसके पश्चात का भारत बहुत बदल गया। मुग़ल के आने के पहले यानी 16वीं शताब्दी के पूर्व का भारत सल्तनत काल तक का था और 16वीं के बाद का भारत मुग़ल और अंग्रेज़ों का था। तो एक बड़ी युगांतरकारी शताब्दी है, काल है और बहुत अहमियत रखती है। ये वह काल है जब मुग़ल राज की स्थापना हुई और मुग़ल राज में उसकी स्थापना के साथ साथ एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था भारत में आई जो निरंतर उसके बाद चलती रही और वह पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी कुछ बदली हुई थी। ये राजनीतिक परिवर्तन साम्राज्य के विशाल आकार के कारण भी हुआ, साम्राज्य का जो विस्तार था उसके कारण भी हुआ। दूसरे शब्दों में, इस काल में संभवतः हम विशालतम साम्राज्य की स्थापना भी देखते हैं और उसी की परिणति नई राजनीतिक व्यवस्था, कृषकों और राजाओं के बीच के नए संबंधों के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय संस्कृति का उद्भव भी इसी काल में देखा जा सकता है, जब समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, उनका सम्मिश्रण कालांतर में होते होते उसने एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था को जन्म दिया। तो इस प्रकार पुनः ये कहना गलत नहीं होगा कि यह काल युगांतरकारी है, यह काल एक बड़ी निर्णायक सदी है। 1526 बाबर के द्वारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना से लेकर 1857 अंतिम मुग़ल बादशाह, ये जो पूरा क्रम है, इसे हम थोड़ा जान लें आगे बढ़ने के पहले। ऐसे कौन कौन से शासक थे, किस क्रम में वो आए, इसके बारे में मूलभूत जानकारी होना पहले हमारे लिए आवश्यक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इस अध्याय को विस्तृत रूप में समझें, किसान, जमींदार, राज्य, यह बेहतर होगा कि हम मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के कुछ मुख्य पड़ावों को जान लें। अर्थात जो उसके मुख्य शासक थे, उनके काल क्या थे, इसका एक अंदाज हमको हो जाए, जिससे हमें इस अध्याय को समझने में सहूलियत होगी। मुख्य पड़ावों की बात करें तो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर बाबर पहला मुग़ल शासक बनता है। बाबर का भारत आना वो स्वयं में एक बड़ा रोचक इतिहास है, लेकिन वो इस अध्याय से परे है। पर ये जान लें कि पहली लड़ाई जो पानीपत की हुई 1526 में, जिसमें तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी उसको पराजित किया बाबर ने और पहला मुग़ल बादशाह बना। इसके पश्चात बाबर बहुत कम समय के लिए शासन करता है, मात्र 4 वर्ष, और उसके बाद हुमायूं
जो उसका पुत्र है, वह गद्दी पर आता है। मुगल साम्राज्य का या मुगल शासन का वह दूसरा शासक है। उसका काल 10 वर्ष का था, 1530 से 1540। हुमायूं अपने 10 वर्ष के काल में थोड़ा स्थायित्व लाता है शासन में, और अपेक्षाकृत उसको कुछ ज्यादा ही युद्ध लड़ने पड़ते हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। यहां पर हुमायूं के बाद शेर शाह, जो कि मुगल शासक नहीं था, वह सूरी वंश का शासक था। वह पराजित करता है हुमायूं को और स्वयं 5 साल के लिए दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेता है। हुमायूं जो है वह भागकर सफावी दरबार में प्रवासी के नाते रहा। भारत के बाहर, भारत की सीमा के बाहर वह भाग कर चला गया अपनी जिंदगी बचाते हुए, और शेर शाह इस दरमियान दिल्ली की गद्दी पर 5 वर्ष तक शासन किया। इस काल को हम अंग्रेजी में इंटररेग्नम कहते हैं, यानी वह काल जब बीच में कुछ समय के लिए सत्ता मुगल शासन के हाथ में नहीं थी। तो 1540 से 1555 शेर शाह सूरी का काल। 1555 में हुमायूं वापस आता है अपनी फौज के साथ, अपने दल बल के साथ, और वापस आकर उसका पुनः शेर शाह के परिवार के शासकों से सामना होता है और खोए हुए राज्य को वह हासिल कर लेता है। इस प्रकार हुमायूं मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करने में सफल होता है, और उसका ये जो 15 वर्ष का जो काल था जिसमें वो बाहर रहा, उस दौरान उसने अपनी फौज को एकत्रित किया, उनको मोटिवेट किया, अपने सारे रिसोर्सेस उसने तैयार किए, और फिर उसके बाद दिल्ली के तत्कालीन शासकों पर हमला करके उसने उन्हें पराजित किया और 1555 में पुनः गद्दी पर बैठा। पर दुर्भाग्य, मात्र 1 वर्ष ही वह शासन कर पाया और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। खोए हुए राज्य को हासिल करने के बाद वह मात्र 1 वर्ष तक ही शासन कर पाया। इसके बाद आता है मुगल शासन के सबसे बड़े, सबसे प्रसिद्ध सम्राट का काल, और वह है 1556 से 1605, यानी लगभग 50 वर्ष का काल। ये अकबर का शासनकाल था, और इस 50 वर्षों के लंबे काल ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व दिया, और इसी स्थायित्व का परिणाम था कि अकबर वह सब कुछ कर सका जिसके लिए वो जाना जाता है। तो इस प्रकार अकबर 1556 से 1605, 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं अकबर की मृत्यु के बाद, बड़ी नाटकीय परिस्थितियों में, और 1605 से 1627 यानी 22 वर्ष का काल शासन काल जहांगीर का रहा। इस शासन काल के अंतिम वर्षों में जहांगीर को कुछ बुरे दिन भी देखने पड़े, लेकिन 22 वर्ष उसने शासन किया। 1628 में शाहजहां गद्दी पर आया, जो ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 1628 से 1658 यानी ठीक 30 वर्ष का काल, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसका काल भी एक अच्छे पर्याप्त समय के लिए था। मुगल साम्राज्य को, मुगल सत्ता को स्थायी बनाए रखने में इसमें काफी मदद मिली। तो इस प्रकार 1628 से 1658 शाहजहां का काल। 1658 में मुगल साम्राज्य का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे चर्चित बादशाह गद्दी पर आया, और वह था
औरंगजेब। ये सबसे ज्यादा चर्चित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको लेकर, औरंगजेब को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं, होती रहती हैं, और उसका जो शासन था वह कुछ अलग ढंग का था। उसका शासन काल भी कुछ अलग चीजों के लिए जाना जाता है। तो इसके काल को आप ध्यान से देखें, 1658 से 1707। यदि आप इसके काल को अकबर के काल से देखें तो जहां अकबर ने 50 वर्ष शासन किया, औरंगजेब ने भी लगभग 50 वर्ष शासन किया। पहली बात ये आपको याद रखनी होगी, दोनों का शासन काल 50-50 वर्ष का रहा। दूसरा, अकबर 1556-57 में आया तो औरंगजेब 1656-57 में आया, यानी ठीक 100 वर्ष बाद औरंगजेब आया। अकबर के 100 वर्ष बाद औरंगजेब आया। दूसरे शब्दों में, अकबर की मृत्यु से लेकर औरंगजेब के शासन में आने तक का जो 100 वर्ष है, इसमें अन्य शासकों ने शासन किया। तो 1658 से 1707 औरंगजेब का शासन काल, और यहीं से शुरू होता है मुगल शासन के पतन का इतिहास। इनकी जो पराकाष्ठा थी शासन की, मुगल साम्राज्य की जो पराकाष्ठा थी, वह अब समाप्त होने लगी, गिरने लगी, नीचे होने लगी। इस अध्याय में हम इसके बाद जो अगला जो पड़ाव है, अगला जो बिंदु है, जो हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और मुगल साम्राज्य में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, वह है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और उसके द्वारा दिल्ली को लूटा जाना। नादिर शाह यह मुगल शासक नहीं था, यह बाहर से आया था। एक लुटेरे बादशाह के रूप में इसने भारत पर हमला किया और भारी तबाही और लूट मचाई और उसके बाद चला गया। उसी प्रकार अगला पड़ाव है 1761। 1761 में अहमद शाह अब्दाली, वो भी एक बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी था। अहमद शाह अब्दाली भारत आता है और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित करता है। आपको याद होगा 1526 में पानीपत के पहले युद्ध का मैंने जिक्र किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जब हम अकबर काल की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। अब पानीपत का तीसरे युद्ध 1761 में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को पराजित करता है। ये मराठाओं की पराजय और मुगल शासन, मुगल साम्राज्य, इसके बीच के परस्पर संबंध को भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला पड़ाव है 1765 का, जब मुगल सत्ता एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी और बंगाल का दीवानी अधिकार, बंगाल का कर राजस्व कलेक्ट करने का, राजस्व कर इकट्ठा करने का अधिकार तत्कालीन शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। और यहाँ पर हम पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अंग्रेजों की थी, उसको एक तरीके से शासक के रूप में देखना शुरू करते हैं। एक व्यापारिक कंपनी किस प्रकार एक शासक कंपनी के रूप में परिवर्तित होती है, इसका पहला महत्वपूर्ण पड़ाव है 1765। बंगाल राज्य की दीवानी अधिकार यानी राजस्व कर इकट्ठा करने का अधिकार बंगाल के तत्कालीन राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और अंतिम 1857, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, गदर, भारत की पहली क्रांति और अन्य कई ऐसे नामों से जानते हैं। अंतिम मुगल बादशाह, मैं पुनः दोहरा दूं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो तत्कालीन
दिल्ली में शासक था, उसको अंग्रेजों ने गद्दी से ही हटा दिया और उसे रंगून भेज दिया। रंगून यानी बर्मा यानी म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ के एक जेल में उसे 1857 में क्रांति की असफलता के बाद, जिसका बहादुर शाह नेता था, उसे वहाँ भेज दिया गया और बड़ी ही शोचनीय मौत 1862 में इस बादशाह की, बहादुर शाह जफर नाम के बादशाह की हुई। और इस प्रकार 1526 में जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, जो वंश स्थापित हुआ था, मुगल वंश, वह 1857 में समाप्त हो गया। भारत का गांव 85% लोग उस समय कृषि से जुड़े हुए थे और कृषि से जुड़े होने के कारण स्वाभाविक रूप से वे गांव में रहते थे। कल्पना करिए, इतनी बड़ी जनसंख्या जहां गांव में हो, वह वास्तव में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी। खेतीहर किसान, संभ्रांत जो समाज के लोग थे, इनका दोनों का ताल्लुकात खेती से था। गांव वालों का 85% लोगों का खेती से तो था ही, उसके अलावा जो जमींदार थे और कुछ अन्य वर्ग थे, इनका भी ताल्लुकात कृषि से बना रहा और वे भी उस हिस्से के, कृषि के हिस्से के बराबर के दावेदार हुआ करते थे। ये दावेदारी ने समाज को एक नया रूप दिया। सहयोग, प्रतियोगिता और उसके साथ ही संघर्ष। सहयोग किस बात का? कृषकों के लिए आवश्यक था कि वे जमींदारों का सहयोग लें। किस बात के लिए? कर निर्धारण के लिए, कर वसूली के समय। प्रतियोगिता किस बात की थी? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की प्रतियोगिता, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्पादन होगा कृषकों के लिए, जमींदारों के लिए और अंत में राज्य के लिए भी हितकर होगा। और तीसरा था संघर्ष। एक और जहां सहयोग था, वहां दूसरी ओर संघर्ष की संभावनाएं भी थी, क्योंकि जब प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता की दौड़ में पीछे रहने वाला संघर्षशील हो जाता है। अर्थात यहाँ भी वे किसान, वे जमींदार जो किन्हीं कारणों से कभी कभी उचित, समुचित, निर्धारित उत्पादन नहीं कर पाते थे, निर्धारित खाद्यान्न पैदा नहीं कर पाते थे, उन्हें लगान वसूली के समय बड़ी दिक्कत होती थी और ज़मींदारों को भी लगान वसूली को इकट्ठा करने में, ऐसे किसानों से लेने में दिक्कत होती थी। और राज्य की जो अपेक्षाएं हैं, राजस्व संबंधी अपेक्षाएं, उसको पूरा करने में भी तकलीफ होती थी। परिणाम स्वाभाविक था, संघर्ष। इस प्रकार कई उदाहरण ऐसे इस काल में मिलेंगे जब हमने सहयोग देखा, हमने प्रतियोगिता भी देखी और हमने संघर्ष भी देखा। इन तीनों के ताने बाने से राज्य, जमींदार और किसानों, इन तीनों के ताने बाने से जुड़े रिश्तों को ही ग्रामीण समाज एक तरीके से कहा जा सकता है। इनके अलावा इस काल में कुछ और ऐसी बाहरी ताकतों का पदार्पण हुआ गांव में। गांव स्वयं में एक यूनिट तो थे, एक इकाई थे, उसके साथ जमींदार जुड़े हुए थे और कर निर्धारण, कर वसूली और इस संबंध में राज्य भी जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही कुछ अन्य नई घटनाएं, कुछ अन्य नई परिस्थितियों ने इस आर्थिक व्यवस्था को कुछ बदल लिया और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो ताकत थी वह मुगल राज स्वयं था, जिसका बाहर से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण परिवेश में पदार्पण हुआ। ये जो मुगल साम्राज्य था, ये कुछ अलग सोच का था, कुछ अलग तरीके से इनकी कार्यशैली थी और ये ऐसा लगता है कि वास्तव में ये भारतवासी बनने आए थे। भारत के रहते हुए भारत में शासन करना एक चीज़ है और भारतवासी बनकर शासन करना एक चीज़ है। तो यहाँ पर इनकी इस भावना ने कि हम भारत के रहते हुए, भारत के बनते हुए हम शासन करेंगे,
इस भावना ने एक इनको भी गांव के परिवेश में डाल दिया और ये एक नई ताकत के रूप में यहाँ आई। आखिर ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य जरिया कृषि उत्पादन से होने वाला राजस्व कर था, और जब यह उनके विशाल साम्राज्य का मुख्य आय का जरिया था तो निश्चित रूप से उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि नियमित आय बनी रहे, नियमित कर मिलता रहे, लगान का समय पर निर्धारण हो, समय पर वसूली हो और समय पर उसे हस्तांतरित भी किया जा सके, यह सुनिश्चित करना था। तो इसलिए इस ताकत का यहाँ आना, मुगल साम्राज्य का, मुगल राज्य सत्ता का गांव के वातावरण में आना एक स्वाभाविक ही तो था। राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूलने वाले और उसके साथ ही राजस्व का हिसाब रखने वाले, उन लोगों के लिए ज़रूरी था कि वो ग्रामीण लोगों को एक तरीके से काबू में रखें, ताकि वसूलना, निर्धारण, ये जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं यह शांतिपूर्वक हो सकें और किसी तरह का विद्रोह या किसी तरह का वैमनस्य न हो। सामाजिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता बनी रहते हुए सब अपने अपने दायित्वों को पूरा कर सकें, ऐसा प्रयास इस प्रतियोगिता, संघर्ष और सहयोग के काल में था। तो खेती मात्र केवल खुद की उसके लिए नहीं होती थी, खुद के जीवन यापन के लिए। इनको जो राज्य के अधिकारी थे, कर संबंधी, राजस्व संबंधी अधिकारी, इनको ये सुनिश्चित करना होता था, ये तसल्ली रखनी होती थी कि किसानों ने समय पर जुताई कर दी हो, समय पर बुआई कर दी हो और उचित समय पर उसको फसल को काटे भी, उचित समय पर उस काटी हुई फसल से उन्हें कर भी मिल जाए। ये तसल्ली रखने की अधिकारियों के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा ये तसल्ली रखने की जो प्रक्रिया थी, इसका दबाव उनमें सतत बना रहता था और इसी का परिणाम था कि एक तरीके से तनाव भी इनमें रहता था। अब इन फसलों के अलावा ये खाद्यान्न के रूप में जो अनाज होता था, इसके अलावा उस काल में हम देखते हैं कि कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी आने लगी, व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन होने लगा, फसलें बिक्री के लिए भी अब पैदा की जाने लगी, मात्र केवल अपनी जीविका और राजस्व देने के लिए ही नहीं, बल्कि बिक्री देखकर उससे कमाई से अपना जीवन यापन और सुधारना। तो इस प्रकार व्यापारिक फसलों के आने से भी जो नई चीज़ें आईं, उसका भी जिक्र करना यहाँ अनुचित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, इन व्यापारिक फसलों के गांव में आने से और ग्रामीणों द्वारा इन फसलों के बढ़ते उत्पादन के मद्देनज़र मुद्रा विनिमय भी विकसित हुई। यानी जो पहले विनिमय बार्टर सिस्टम के माध्यम से होता था, जो ज़्यादा चलता था, अब वह मुद्रा के रूप में लेन देन ज़्यादा बढ़ने लगा, दिनों दिन बढ़ने लगा, यानी मुद्रा की अहमियत बढ़ने लगी। तो इस प्रकार इस व्यापार मुद्रा और उसके साथ ही व्यापारी भी गांव में घुसे। मुद्रा तो आई ही आई, अब उसके साथ व्यापारी भी गांव में घुस गए और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान, जमींदार, राज्य, उसके अलावा ऐसे अधिकारी कर वसूल करने वाले, उसके साथ ही मुद्रा और व्यावसायिक स्तर पर जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन के कारण मुद्रा विनिमय बढ़ा और इसके साथ ही समय के साथ साथ कालांतर में ऐसा हुआ कि ये गांव शहर से जुड़ते चले गए। इस प्रकार गांव जो स्वयं में एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में, एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट के रूप में रहता था, उसका एक तरीके से बिखराव प्रारंभ हो गया। इस अध्याय में जहां हम रिश्तों के ताने बानों को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ यह बता देना जरूरी होगा कि
ऐतिहासिक स्रोत जिनके आधार पर हमें ये सब जानकारियाँ मालूम होती हैं, वे सब लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। चाहे वे ग्रंथों के रूप में हों, चाहे वे दस्तावेजों के रूप में हों, आदि आदि। इनमें से जो 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 संबंध हैं उसकी मूलतः हमें जानकारी इसी से मिलती है। उनकी संरचना कैसे हुई, इन रिश्तों की संरचना कैसे हुई, इन रिश्तों में परिवर्तन कैसे आए, ये परिवर्तनों की पूरी दास्तान तत्कालीन लिखित स्रोतों में हमें ज़्यादा मिलती है और प्रकाश डालती है। इसका अध्ययन सबसे पहले आईने अकबरी के आधार पर किया गया है। ये आईने अकबरी की चर्चा बाद में होगी और बारंबार होगी। अभी हम केवल ये जान लें कि इस सब जानकारी का जो मूल स्रोत है वह आईने अकबरी है, और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आईने अकबरी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भारतीय इतिहासकारों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कृषि का इतिहास या कृषि व तत्कालीन इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं, मैंने अभी जिक्र किया आईने अकबरी का। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानें कि मुख्य रूप से इस काल के जो दस्तावेज, इस काल की जो स्रोत हैं वो एक तरीके से ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनका संबंध तत्कालीन समाज से तो था ही, इनका ज़्यादा निकट संबंध तत्कालीन शासक से था, तत्कालीन शासन से था। ये ऐतिहासिक ग्रंथ एक तरीके से दस्तावेजों के रूप में हैं, और इसके साथ ही इनकी जो रचना जिसने की, अबुल फजल, मुख्य रूप से इस पुस्तक का नाम है अकबर नामा। इसकी रचना मुगल दरबार के निरीक्षण में हुई। ये हमें जानना जरूरी है कि जिन दस्तावेजों को लेकर, जिन दस्तावेजों का संदर्भ देकर इतिहासकारों ने इस काल की इतिहास का पुनर्निर्माण किया है, वह मुख्य रूप से शासन के निरीक्षण में वह तैयार किया गया था। किसान स्वयं तो कुछ लिखते नहीं थे और न ही कृषि से जुड़े लोग कुछ लिखते थे। तो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि इन जानकारियों को हम थोड़ा संभल कर इसका उपयोग करें, क्योंकि इसके लिखने वाले वे नहीं थे जिनका खेती से संबंध था। तो इसलिए जानकारी खेतों से जुड़े हुए लोगों से नहीं है। वास्तव में सब जानकारी जो भी हमको मिली है, सब जानकारी वह मुगल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विशाल, मुगल सम्राट के विशाल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विशाल संख्या में दस्तावेजों, उपलब्ध दस्तावेजों से मिलती है। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, इसके विभिन्न विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हमें मिलते हैं, और इस प्रकार ये आंकड़ों के लिए यह पुस्तक जो है बड़ी प्रसिद्ध है। राजस्व संबंधी सभी सरकारी दस्तावेज, रिकॉर्ड तथा न जाने कितने अनगिनत सरकारी फरमान, उस समय की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको लेकर जो फरमान जारी हुए थे, इनका भी विवरण और इनका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। ये उस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। यदि इन फरमानों को देखा जाए, यदि इन दस्तावेजों को पढ़ा जाए, तो तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, तत्कालीन प्रशासन, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर काफी प्रकाश पड़ता है। इन सभी स्रोतों से हमें किसानों, जमींदारों और राज्य के संबंधों तथा उनके बीच में जो जब तब झगड़े भी होते थे उसके बारे में भी पता लगता है। और हमारे इस अध्याय का विषय ही है किसान, जमींदार और राज्य। तो आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक हमारे लिए इस काल को समझने के लिए
कितनी महत्वपूर्ण है। इन जो स्रोतों से ये भी पता चलता है कि किसान राज्य से किस प्रकार की न्याय की आशा करता था तथा राज्य को, राजा को, प्रशासन को, शासन को, शासक को वह किस दृष्टि से देखता था।